सोचिए कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं और एक 3 घंटे की कोई बहुत शानदार फिल्म चल रही है। हाँ, और हम पॉपकॉर्न खा रहे हैं। बिल्कुल। अब होता क्या है कि शुरुआती 5 मिनट में ही जो मेन किरदार है, हीरो है, उसकी नौकरी चली जाती है, उसका घर छिन जाता है और वो बेचारा सड़क पर आ जाता है। एकदम ट्रैजिक शुरुआत। हाँ ना। अब ऐसे में कोई दर्शक अचानक अपनी सीट से उठे और कहे कि अरे यार क्या बकवास फिल्म है, सब कुछ तो खत्म हो गया, हीरो की जिंदगी बर्बाद है। तो ये कितना अजीब लगेगा, है ना? बहुत अजीब, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो शुरुआती 5 मिनट तो बस कहानी की नींव है। मतलब उनके बिना तो फिल्म का कोई क्लाइमैक्स बन ही नहीं सकता। सही बात है, वो तो बस एक सेटअप है पूरी कहानी का। एग्जैक्टली। लेकिन जब बात हमारी अपनी जिंदगी की आती है ना, तो हम इंसान ठीक ऐसा ही बर्ताव करते हैं। मतलब हम हर पल ना एक जज की कुर्सी पर बैठे रहते हैं और हर छोटी बड़ी घटना पर तुरंत अपना फैसला सुना देते हैं। हाँ, तुरंत। जैसे कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, या ये तो बहुत ही बुरा हो गया मेरी जिंदगी में। ये जो जज बनने की हमारी पुरानी आदत है ना, ये असल में हमारी आधी अधूरी दृष्टि का ही नतीजा है। मतलब हम पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं देख रहे। जीवन कभी भी हमें एक पल में पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। वो एक लंबी, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बस उस एक छोटे से फ्रेम को पकड़कर बैठ जाते हैं। हाँ, हम पूरी प्रक्रिया को सिर्फ वर्तमान की एक छोटी सी घटना के चश्मे से देखने लगते हैं। आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हम द आर्ट ऑफ सरेंडर एंड द पाथ टू इनर फ्रीडम के उन विचारों पर बात कर रहे हैं जो हमें बताते हैं कि चीजें जब आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो हम घबराते क्यों हैं। और हमारा दिमाग रातों रात डरावनी कहानियां कैसे गढ़ने लगता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात कि इस डर से निकलकर सच्ची आजादी तक आखिर पहुंचा कैसे जाए। तो अगर हम उस जज वाली बात पर वापस आएं, जैसे किसी रिश्ते का टूटना या किसी परीक्षा में फेल हो जाना, हम तुरंत उसे जीवन का अंतिम सत्य मान लेते हैं। हाँ, लगता है बस दुनिया खत्म। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर एक गहरा मनोवैज्ञानिक भ्रम बैठा हुआ है, और वो है कंट्रोल का भ्रम। नियंत्रण का भ्रम। मतलब हमें लगता है कि सब हमारे हाथ में है। हम मानते हैं कि हम जीवन के नियंत्रक हैं, ड्राइवर हम ही हैं, और जब हमारी बनाई हुई प्लानिंग के हिसाब से चीजें नहीं चलती तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल छिन गया है ना? एकदम सही। और वो जो घबराहट है, वो जो पैनिक है, वो वहीं से पैदा होता है। ये कंट्रोल वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे हम जीवन को एक ऐसी खिलौना कार की तरह चला रहे हैं जहां हम स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से एकदम कसकर पकड़े बैठे हैं। और हमें लग रहा है कि कार बाएं जा रही है क्योंकि हमने स्टीयरिंग बाएं घुमाया है। हाँ, पर असलियत में वो स्टीयरिंग व्हील पहियों से जुड़ा ही नहीं है। बिल्कुल, वो स्टीयरिंग कभी जुड़ा हुआ था ही नहीं। ये भ्रम बस प्रकृति ने इसलिए दिया है ताकि हम इस खेल में हिस्सा लेते रहें। ताकि हम हाथ पर हाथ धर कर ना बैठ जाएं। हाँ, ताकि हम कर्म करते रहें। अगर इंसान को पहले दिन से ये पता चल जाए कि उसके हाथ में रिजल्ट का कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो शायद वो कभी कोई कदम ही ना उठाए। ये तो है। इसी भ्रम के टूटने को समझने के लिए वो जो साइकिल सीखते हुए बच्चे का एग्जाम्पल है ना, वो बहुत ही सटीक बैठता है। हाँ, वो जिसमें पिता पीछे से साइकिल पकड़कर दौड़ रहा होता है। हाँ, वही। जब पिता ने पीछे से साइकिल पकड़ी होती है तो बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो खुद साइकिल चला रहा है। वो हवा से बातें कर रहा होता है, एकदम खुश। लेकिन फिर वो पल आता है जब पिता चुपचाप अपना हाथ हटा लेता है। और जैसे ही हाथ छूटता है, मतलब मेरी भी यादें ताज़ा हो गईं, बच्चा डगमगाने लगता है, पेडल मारना भूल जाता है और बुरी तरह घबरा जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारी जिंदगी में जब कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है तो हम डगमगाते हैं। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि वो डगमगाना उस बच्चे के खिलाफ नहीं है। वो जो गिरने का डर है वो कोई सजा नहीं है। पर उस वक्त तो सजा ही लगती है ना? लगती है, लेकिन असल में ठीक उसी दिन, उसी डगमगाहट और उसी घबराहट के बीच ही वो बच्चा पहली बार सच में बैलेंस बनाना सीखता है। मतलब जब तक पिता ने साइकिल पकड़ रखी थी, वो बस एक इल्यूजन में जी रहा था। बिल्कुल। असली संतुलन तो सहारे के छूटने के बाद ही आता है। जीवन में आने वाली जो मुश्किलें हैं या गिरावटें हैं, वे हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं है। वे बस जीवन का असली संतुलन सिखाने का एक तरीका है। एक क्रूर लेकिन बहुत ही जरूरी तरीका। पर एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा सा विरोध करना चाहूंगी। मतलब जब किसी का सच में दिवालिया निकल रहा हो, या बैंक बैलेंस 0 हो जाए, या कोई बहुत गंभीर बीमारी सामने आ जाए, हाँ, बहुत मुश्किल समय होता है। हाँ, तो तब वो इंसान ये कैसे सोचेगा कि अरे वाह, मैं तो संतुलन सीख रहा हूँ। उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ दर्द होता है। बिल्कुल होता है। और एक भयानक डर होता है। हम बस उस चोट से बचना चाहते हैं। दार्शनिक बातें उस वक्त दिमाग में कहाँ घुसती हैं यार? ये एकदम स्वाभाविक बात है। मैं मानता हूं कि जब घुटने छिल रहे हो ना तो कोई भी फिलॉसफी काम नहीं आती।
वही तो। लेकिन अगर हम इस डर के पीछे के विज्ञान को, इसके मनोविज्ञान को थोड़ा समझें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। वो कैसे? वो जो गिरने का डर है या बैंक बैलेंस खत्म होने की जो घबराहट है, वो असल में वर्तमान की उस वास्तविक चोट से उतना नहीं आ रही है। तो फिर कहाँ से आ रही है? वो आ रही है भविष्य को लेकर हमारे मन द्वारा रची गई उन काल्पनिक कहानियों से। हमारा जो दिमाग है ना, वो मूल रूप से एक सर्वाइवल मशीन है, एक बचाव तंत्र। मतलब हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, हजारों साल पहले इसका काम हमें जंगली जानवरों से बचाना था। खतरे को पहले से भांप लेना इसकी सबसे बड़ी खासियत है। पर आज तो कोई शेर हमारे पीछे नहीं दौड़ रहा है। एग्जैक्टली। आज के समय में कोई जंगली जानवर नहीं है, तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो एक अस्पष्ट ईमेल को या किसी के बात न करने को ही एक जानलेवा खतरा मान लेता है। मतलब घटना बहुत छोटी होती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे एक पूरी हॉरर फिल्म बना देता है। बिल्कुल हॉरर फिल्म। जैसे मान लीजिए कि बॉस का मैसेज आता है कि कल सुबह सबसे पहले मेरे कैबिन में मिलना। बस इतनी सी बात है। हाँ, घटना बस इतनी सी है, लेकिन उस इंसान को रात भर नींद नहीं आती। उसका दिमाग पूरी कहानी बुन लेता है कि मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है, मेरी ईएमआई कैसे जाएगी, हाँ, मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। मतलब घटना तो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज थी, लेकिन जो दुख है, जो पैनिक है, वो उस भविष्य की कहानी से आ रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। हमारा मन एक बहुत ही चतुर और डरा हुआ कहानीकार है। जो दुख हमें महसूस होता है वो बॉस के उस मैसेज से नहीं होता, वो उस परिवार सड़क पर आ जाएगा वाली काल्पनिक कहानी से होता है। बिल्कुल। हम अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा कि एक बहुत घने जंगल में खो जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। डर कभी भी वर्तमान में नहीं होता। नहीं होता। आप खुद सोचिए, वर्तमान क्षण में, ठीक इसी पल में जब कोई इंसान वो मैसेज पढ़ रहा है अपने फोन पर, तो क्या सच में कोई खतरा है उस पल में? नहीं, उस पल में तो वो अपने बिस्तर पर सुरक्षित बैठा है। खतरा हमेशा हमारी कल्पना में होता है, आने वाले कल में होता है। तो अगर मन इतनी तेजी से, मतलब सेकंड के 1000वें हिस्से में ये डरावनी कहानियां बुन लेता है, तो इस अगर के जंगल से बाहर कैसे आया जाए? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्योंकि सिर्फ ये कहना कि अरे सोचना बंद कर दो, पॉजिटिव सोचो, ये तो कभी काम नहीं आता। तो क्या पूरी तरह से वर्तमान में टिके रहना ही इसका एकमात्र उपाय है? वर्तमान में टिके रहना बहुत जरूरी है, पर ये किया कैसे जाए? इसके लिए हमें जीवन में आने वाले जो दबाव हैं, जो अंधेरा है, उसको देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। नजरिया बदलना होगा? मतलब कैसे? हमें ये समझना होगा कि दबाव असल में काम कैसे करता है। इसको हम एक बीज के उदाहरण से बहुत गहराई से समझ सकते हैं। एक बीज? हाँ, एक ऐसा बीज जिसे मिट्टी में बहुत गहरे घने अंधेरे में दबा दिया गया है। अब आप सोचिए, अगर उस बीज में चेतना होती, अगर वो हमारी तरह सोच सकता, तो वो तो चीख पड़ता ना। वो तो यही कहता कि मुझे इस अंधेरे में क्यों गाड़ दिया गया भाई। बिल्कुल। वो कहता कि चारों तरफ से ये मिट्टी का दबाव मुझे कुचल रहा है, मेरा दम घुट रहा है और बस ये मेरी जिंदगी का अंत है। मतलब बीज को लगता है कि उसे दफना दिया गया है, जबकि असल में उसे बोया गया है। क्या बात है, एकदम सही। वो अंधेरा और मिट्टी का वो जो भारी दबाव है, वो असल में उसके फूटने की तैयारी है। बिना दबाव के वो फूट ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। अगर वो दबाव ना हो, वो अंधेरा ना हो, तो बीज कभी अपनी बाहरी कठोर परत को तोड़ ही नहीं पाएगा। वो ना तो नीचे जड़ें जमा पाएगा और ना ही ऊपर आसमान की तरफ कोपलों के रूप में फूट पाएगा। मतलब अगर बीज को हम एक आरामदायक मेज पर सजा कर रख दें, तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। कभी नहीं, वो बस एक बीज ही रह जाएगा। यार, ये बहुत पावरफुल है। जब हम खुद किसी मुश्किल में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम उसी बीज की तरह कुचले जा रहे हैं। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। मैं इसको एक और तरीके से देख रही हूँ, जैसे किसी पुरानी इमारत का रेनोवेशन होता है ना। हाँ, नवीनीकरण। जब कोई चाहता है कि उसका घर एक नया, सुंदर और बड़ा रूप ले ले, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? पुरानी दीवारों पर हथौड़ा मारना ही पड़ता है। बिल्कुल, पुरानी दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। और जब वो दीवारें गिरती हैं तो बहुत धूल उड़ती है, बहुत शोर होता है, हर तरफ मलबा बिखर जाता है। ऐसा लगता है जैसे तबाही मच गई हो। हाँ, किसी अनजान इंसान को तो लगेगा कि यहाँ तो सब बर्बाद हो गया। लेकिन वो तबाही नए निर्माण की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। बिना पुराने को तोड़े, बिना उस धूल और उस शोर के कोई भी नया ढांचा खड़ा हो ही नहीं सकता। और इंसानी जीवन पर भी ना यही बात हूबहू लागू होती है। मतलब हमारी पुरानी सोच का टूटना। हाँ, पुरानी संरचनाएं, चाहे वो हमारी पुरानी सोच हो, कोई पुराना रिश्ता हो या काम करने का कोई पुराना तरीका हो, उनका टूटना हमेशा डरावना लगता है। क्योंकि हम उन पुराने ढांचों में बहुत सेफ फील करते हैं। हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही वे ढांचे अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखले हो चुके हों या हमें दुख दे रहे हों।
कंफर्ट जोन बन जाता है वो। बिल्कुल। लेकिन प्रकृति का नियम है कि पुराने के पूरी तरह टूटे बिना नया जन्म ले ही नहीं सकता। जीवन की जो सबसे गहरी समझ है ना, वो कभी जश्न या सफलता के शोर से नहीं आती। वो दुख, दबाव और उस मलबे की खामोशी से आती है। एकदम से। और जब वो पुरानी दीवार टूट रही होती है, जब जिंदगी में सब कुछ बिखर रहा होता है, तब उस डर और उस धूल के बीच एक नए कदम की जरूरत होती है। और वो कदम है सच्चा विश्वास। लेकिन विश्वास को लेकर भी ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे समाज में। मतलब जिसे लोग अक्सर विश्वास कहते हैं, वो असल में सिर्फ एक सौदा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कंडीशन अप्लाई। हाँ बिल्कुल। हम कहते कि अगर सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ठीक चलेगा, अगर मुझे टाइम पर प्रमोशन मिल जाएगा, परिवार में सब स्वस्थ रहेंगे, तो ही मैं जीवन पर या ऊपर वाले पे भरोसा करूँ। हाँ, ये तो शर्तों पर टिका हुआ एक व्यापार हो गया ना। ये विश्वास कहाँ है? सौदे और सच्चे विश्वास के बीच का यही जो अंतर है, इसे समझना सबसे जरूरी है। सच्चा विश्वास ये नहीं है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। तो फिर सच्चा विश्वास क्या है? सच्चा विश्वास उस गहरी नींद की तरह है जब कोई बहुत थका हुआ इंसान रात को अपने बिस्तर पर ढह जाता है। उस वक्त उसके दिमाग में शंका नहीं होती कि अरे क्या ये बिस्तर मेरा वजन संभाल पाएगा, क्या मैं रात को गिर तो नहीं जाऊंगा। हाँ, हम बस बेफिक्र होके सो जाते हैं। एक पूर्ण निश्चिंतता होती है कि नीचे की जमीन हमें थाम लेगी। सच्चा विश्वास तब शुरू होता है जब पास में पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता, जब सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, जब सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारे भीतर एक ठहराव रहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरी कहानी का अंत नहीं है। वाओ। और यहीं से ना वो शब्द आता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, सरेंडर, यानी समर्पण। हाँ, समर्पण। लेकिन समर्पण शब्द सुनते ना दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है जैसे कोई इंसान अपने दोनों हाथ उठाकर बस हार मान रहा है, घुटने टेक रहा है। ये एक बहुत बड़ी भाषाई और सांस्कृतिक गलतफहमी है। समर्पण का अर्थ हार मानना या कमजोर पड़ जाना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे कैसे समझे? इसे एक नदी और विशाल चट्टान के उदाहरण से समझिए। अच्छा। जब एक तेज बहती नदी के रास्ते में कोई बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है, तो नदी उस चट्टान से लड़ती नहीं है। वो अपना सर उस पत्थर पर नहीं फोड़ती। वो ये जिद नहीं करती कि मुझे तो इसी रास्ते से सीधे जाना है, इस चट्टान को हटना ही होगा। बिल्कुल नहीं। नदी बस अपना रास्ता थोड़ा मोड़ लेती है, किनारे से बह निकलती है और बिना अपनी ऊर्जा नष्ट किए अंततः समुद्र तक पहुंच ही जाती है। हाँ, बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि नदी चट्टान से हार गई, लेकिन असल में जीत किसकी होती है? नदी की ही जीत होती है। इसके विपरीत, अगर कोई इंसान किसी ताजा फूल को अपनी मुट्ठी में एकदम काकर पकड़ ले, ये सोचकर कि यह हमेशा ऐसा ही खिला रहे, तो वो फूल तो बहुत जल्दी मुरझा जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर हथेली खुली रखी जाए तो वो फूल अपनी पूरी उम्र ताजा रहता है। तो दैनिक जीवन में एक आम इंसान के लिए इस सरेंडर का, इस खुले हथेली का असली मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई। अब समर्पण का मतलब ये तो नहीं ना कि वो इंसान बस घर पे बिस्तर में पड़ा रहे, वेब सीरीज देखता रहे और कुछ भी ना करे। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। समर्पण का अर्थ निष्क्रियता या पैसिविटी नहीं है। नदी अपना बहना नहीं छोड़ती, वो सिर्फ चट्टान से लड़ना छोड़ती है। मतलब एक्शन चालू रहता है। हाँ, नौकरी जाने वाले उदाहरण में अगर वो इंसान बस यही सोचता रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सरासर गलत है, मेरे बॉस ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, तो ये तो चट्टान से सिर फोड़ना हो गया। एग्जैक्टली। ये वास्तविकता से लड़ना है। समर्पण का मतलब है जो असलियत है उसे स्वीकार करना कि हाँ, मेरी नौकरी चली गई है और ये एक तथ्य है। एक्सेप्टेंस। अब बिना उस अतीत से लड़े पूरी शिद्दत के साथ नए अवसरों की तलाश करना है। कर्म पूरी ऊर्जा से करना है। नई जगह इंटरव्यू देना है, अपनी स्किल्स बढ़ानी है। बिल्कुल। लेकिन इस जिद को छोड़ देना है कि मुझे ठीक वैसी ही नौकरी उसी कुर्सी पर और उसी शहर में मिलनी चाहिए। मतलब कि बीज बोना और पूरी मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन बारिश कब होगी ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। हाँ, रिजल्ट्स को कसकर पकड़ने की जिद हमें छोड़नी होगी। एकदम सही। बदलाव जीवन की कोई गलती नहीं है, ये तो जीवन का मूल स्वभाव है। हम इंसान हर चीज को परमानेंट बनाना चाहते हैं और यही हमारी सारी पीड़ा की जड़ है। जब हम रिजल्ट्स को खुला छोड़ देते हैं तो जीवन में मिलने वाला हर नतीजा एक बोझ नहीं बल्कि एक नया रास्ता बन जाता है ना? हाँ, और जब इस तरह हम लहरों के साथ बिना लड़े तैरना सीख लेते हैं ना, तब जो अवस्था हमें मिलती है वही सच्ची मुक्ति है। मुक्ति? लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि मुक्ति का मतलब कोई समस्या मुक्त जीवन नहीं है। मतलब कोई ऐसा जादुई दिन नहीं आने वाला जब हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ऐसा दिन तो कभी नहीं आता। मुक्ति का अर्थ है समस्याओं के बीच रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहने की कला आना। जैसे अगर हम समुद्र को ही लें, हाँ। सतह पर कितनी भी ऊंची, भयानक और तूफानी लहरें क्यों ना उठ रही हों,
अगर आप गहराई में उतरेंगे तो वहां हमेशा एक असीम शांति होती है, एक ठहराव होता है। बिल्कुल। लहरें सिर्फ सतह की हलचल हैं, वे समुद्र की गहराई को कभी नहीं छू सकती। हाँ। इस मुक्ति को ना एक बंद कमरे की खिड़की के उदाहरण से बहुत शानदार तरीके से समझाया जा सकता है। वो कैसे? मान लीजिए एक कमरा है जो सालों से बंद है और उसमें बहुत घना अंधेरा है। ठीक है। अब कोई इंसान उस अंधेरे से लड़ना शुरू कर दे, वो झाड़ू लेकर अंधेरे को बाहर धकेलने की कोशिश करे या उस पर चिल्लाए, तो क्या अंधेरा जाएगा? नहीं, अंधेरा कोई फिजिकल चीज थोड़ी है जिससे लड़ा जा सके। बिल्कुल। उसे हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जागरूकता की एक खिड़की खोल देना। और जैसे ही रोशनी अंदर आती है, अंधेरे को बाहर निकालना नहीं पड़ता, वो खुद ही गायब हो जाता है। वाओ। हमें अपने डर या अपने अतीत से लड़ना नहीं है, बस उनके प्रति सचेत होना है, उन्हें स्वीकार करना है। और ये घबराहट पैदा ही क्यों होती है? क्योंकि हम इंसानों ने सब कुछ मेरा कहकर बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। हाँ, यही सबसे बड़ी रुकावट है। मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा रिश्ता, मेरी इज्जत, हर चीज के आगे ये मेरा लगा हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो मेरा शब्द है ना, ये जितना बड़ा होता जाता है, उसे खोने का डर उतना ही गहरा और भयानक होता जाता है। हम जिस चीज को अपना मान लेते हैं, उसके चारों तरफ डर की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं। सच्ची मुक्ति की यात्रा इसी मेरा से ये की ओर जाने की यात्रा है, यानी माइंड से दिस की तरफ। हाँ। पर जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। पूछिए। अगर कोई ये कहना शुरू कर दे कि यह एक रिश्ता है, बजाय ये कहने के कि यह मेरा रिश्ता है, या यह एक नौकरी है बजाय मेरी नौकरी के, तो क्या इससे हम अपनी भावनाओं से कट नहीं जाएंगे? डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं आप? हाँ। क्या ये हमें पूरी तरह से रूखा, संवेदनहीन या एक मशीन की तरह नहीं बना देगा? क्योंकि हम इंसान तो भावनाओं से और अपनेपन से ही जुड़े होते हैं ना। अगर मुझे परवाह ही नहीं होगी कि ये मेरा है, तो मैं उसके लिए मेहनत क्यों करूंगी? ये शंका बहुत ही स्वाभाविक है। सुनने में ऐसा लगता है कि लगाव छोड़ने का मतलब परवाह या केयर छोड़ना है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वो कैसे? जब किसी चीज को मेरा कहा जाता है, तो इंसान उसे खोने के डर से भर जाता है। हाँ, इनसिक्योरिटी आ जाती है। और डर से किया गया कोई भी काम, चाहे वो किसी रिश्ते को बचाना हो या नौकरी में अच्छा परफॉर्म करना हो, अंततः एक बोझ बन जाता है, एक घुटन बन जाता है। सही बात है। इसके विपरीत जब ये माना जाता है कि चीजें या लोग सिर्फ जीवन की इस यात्रा में हमारे साथ हैं, कोई उनका मालिक नहीं है, तो जिम्मेदारी डर से नहीं आती। नहीं, तब जिम्मेदारी डर से नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम और आनंद से पैदा होती है। मतलब डर से किया गया काम बोझ है और प्रेम से किया गया काम सेवा है। बिल्कुल। जब कोई इंसान किसी रिश्ते में ये सोचता है कि ये इंसान मेरा है और इसे हमेशा मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, तो वो रिश्ता एक जेल बन जाता है, दम घुटने लगता है। हाँ, लेकिन जब वो ये समझता है कि ये एक खूबसूरत रिश्ता है जिसका मुझे अनुभव करने का मौका मिला है, तो वो उस रिश्ते को और भी ज्यादा गहराई से जी पाता है, बिना किसी दमघोटू उम्मीद के। एग्जैक्टली। उसमें खोने की घुटन नहीं होती, सिर्फ अनुभव करने की आजादी होती है। ये तो नजरिए का एक बहुत ही बड़ा और गहरा बदलाव है। और यही मानवीय चेतना के विकास का पूरा चक्कर है। इंसान अपनी यात्रा डर से शुरू करता है, फिर वो डगमगाते हुए वर्तमान में टिककर विश्वास करना सीखता है। और सच्चे विश्वास से वो रिजल्ट्स को लेकर समर्पण करता है, वास्तविकता से लड़ना छोड़ देता है। और उसी समर्पण से वो मुक्ति का अनुभव करता है। वो ये समझता है कि वो गहराई की शांति है, सतह की तूफानी लहरें नहीं। इस मुक्ति से फिर भीतर एक आनंद जन्म लेता है। और अंततः यही आनंद व्यक्ति को पूरे अस्तित्व के साथ एकत्व यानी वननेस की ओर ले जाता है। ये जानना कि जो भी बाहरी परिस्थितियां आज हैं, चाहे वे बहुत अच्छी हों या बहुत बुरी, वे सिर्फ विशाल आसमान में तैरते हुए बादल हैं। हाँ, और हमारे भीतर की जो मूल चेतना है वो उस असीम आकाश की तरह है, जो हमेशा इन बादलों से अछूता और एकदम बेदाग रहता है। मतलब इंसान वे बादल नहीं है, वो असल में वो आकाश है। बिल्कुल सही। तो अगर इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा को समेटा जाए, तो एक बात जो बहुत स्पष्ट होकर सामने आती है वो ये है कि जीवन कभी भी किसी इंसान की तुलना किसी और से नहीं करता। कभी नहीं। जीवन का ये काम नहीं है कि वो देखे कि अरे उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं। जीवन बस हर व्यक्ति को उसकी अपनी बिल्कुल अनोखी और पर्सनल राह पर आगे धकेलता है। सही कहा आपने। इसलिए अगली बार जब भी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो हमारी इच्छा के बिल्कुल खिलाफ हो, जब लगे कि बस सब कुछ बिखर गया है, तो तुरंत उस जज की कुर्सी पर बैठकर अंतिम फैसला नहीं सुनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं।
खुद से बस इतना कहना चाहिए कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, पर मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। क्या बात है, मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। और ये ज्ञान ना सिर्फ किताबों में पढ़ने या पॉडकास्ट में सुनने के लिए नहीं है। इसे जीना पड़ता है। इसकी असली ताकत इसमें है कि ये हमारी रोजमर्रा की उस घबराहट को, उस छाती में उठने वाली एंग्जाइटी को एक शांत और गहरी मुस्कान में बदल सकता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्ष को, उस दबाव को एक सजा की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह कैसे देखा जाए। बिल्कुल। और इस चर्चा को आज समाप्त करते हुए मैं एक ऐसे विचार की ओर सबका ध्यान ले जाना चाहूंगी जो इस पूरी बातचीत को एक नए ही लेवल पर ले जाता है। बताइए। अगर जीवन का हर दबाव, हर अंधेरा एक बीज की तरह हमारी जड़ों को मजबूत करने और हमें ऊपर उठने के लिए तैयार कर रहा है, तो जरा सोचिए। हर इंसान के व्यक्तित्व में कोई ना कोई ऐसा हिस्सा जरूर होता है जिसे वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपना सबसे बड़ा दोष मानता है। एक ऐसा हिस्सा जिसे वो हमेशा दुनिया से छिपाने की कोशिश करता है। हाँ, या किसी तरह उसे ठीक करने की जद्दोजहद में लगा रहता है। तो क्या पता, शायद वही हिस्सा, वही कमजोरी जिसे हमेशा अंधेरे में दबाकर रखा गया है, वो किसी बहुत बड़े भविष्य की सबसे मजबूत जड़ बनने का इंतजार कर रही हो। वाह! जो हमें सबसे ज्यादा कमजोर लगता है, शायद वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए उस दबाव को सह रहा हो। ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। मतलब जिसे हम मलबा मानकर खारिज कर रहे हैं, शायद वही नए महल की नींव हो। बिल्कुल। तो शायद वक्त आ गया है कि अपने ही दिमाग में सजी उस जज की कुर्सी से नीचे उतरा जाए और फिल्म के पहले 5 मिनट देखकर पूरी कहानी को बकवास घोषित करना बंद किया जाए। हाँ, और बस अपनी सीट पर आराम से टिक कर, बिना डरे इस पूरी फिल्म को, इस अद्भुत कहानी को अपने सही समय पर खुलने का मौका दिया जाए। क्योंकि जो भी हो रहा है, कहानी अभी बाकी है। एकदम सही। तो दोस्तों, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहराई और नए विचारों के साथ। तब तक लहरों से लड़ना छोड़िए और तैरना सीखिए। बिल्कुल, तैरना सीखिए। अपना ख्याल रखिएगा।